हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फाइनल अकाउंट को शुरू किया था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा था कि बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, कोई प्रोफेशन करके जिसमें हमारा खुद का कोई टेक्निकल स्किल हो उसको यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं, या तीसरा था सर्विस करके यानी नौकरी करके। तो नौकरी कहाँ करोगे? बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में जाकर नौकरी करोगे। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि बिजनेस एंड प्रोफेशन जो का जो स्ट्रक्चर होते हैं कैसा होता है। जैसे कि आप मकान बनाते हो तो उसका भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। आप दो ही व्यक्ति हो तो आप एक छोटा सा कमरा यूज़ करोगे, ठीक है। फिर होता है कि अगर आप दो मंजिला देखे होंगे, तीन मंजिला देखा होगा, उसी तरह से बिजनेस के भी स्ट्रक्चर होते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन के भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सीखा था, एक होता है एकाकी व्यापार। अगर आप जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किसी दूसरे के पास नहीं जाए, यानी हम खुद ही मालिक रहे, सब कुछ हम खुद ही डिसीजन ले, हमारा डिसीजन कोई दूसरा हमसे इंटरफेयर ना करे, तो आप एकाकी व्यापार को चूज करोगे। लेकिन ये एक छोटा सा व्यापार होता है क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, उसके पास ना उतना पूंजी रहेगा, ना उतना इन्फ्लुएंसिंग रहेगा। तो एकाकी व्यापार समझो तो एक लिमिट में सिमट कर रह जाता है। तो उसके लिए हम लोग उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है पार्टनरशिप, कि चलो साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी में क्या होता है कि उसका मिनिमम होता है दो और मैक्सिमम 50 पार्टनर तक साझेदारी कर सकते हैं। 50 पार्टनर मतलब 50 मालिक, 50 ऑनर। अब चलो दो दोस्त है मिलके सोचा कि चलो बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो पार्टनरशिप हो जाता है। लेकिन उसका भी लिमिटेशन है, उसमें पब्लिक पैसा नहीं लगा सकता है। आप चाहोगे कि उसको जितना वाइडर रेंज पे ले जाए उतना लेके जा नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कंपनी चूज करना होता है। तो मैं क्या बोला, अगर एक बिजनेस में एक स्वामी वाला व्यापार है तो उसको एकाकी यानी उसको इंग्लिश में बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर पार्टनरशिप में चलाते हैं तो उसको साझेदारी बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म। उससे ऊपर होता है कंपनी, ठीक है। कंपनी में भी मैंने बताया कि तीन टाइप का कंपनी होता है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो ये था तीन स्ट्रक्चर मैंने बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप और कंपनी, जिसके तहत कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन को, कोई भी धंधा को चलाया जाता है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि एक ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जिसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर प्रॉफिट कमाना है तो या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलेगा, या पार्टनरशिप खोलेगा, या फिर कंपनी खोलेगा। लेकिन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो उसको बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग होते हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो वो ट्रस्ट खोलते हैं, वो हॉस्पिटल खोलते हैं, वो स्कूल खोलते हैं। तो उनका ये सब चीज़ धंधा पैसा कमाना नहीं रहता, बल्कि समाज की सेवा करना रहता है। तो उस दशा में उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं और लाभकारी संगठन, या उसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन ट्रेडिंग, जो ट्रेड नहीं करती, जो व्यापार नहीं करती, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम लोग गैर व्यापारिक संगठन भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ ट्रस्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, मॉस्क्यू, मस्जिद, गिरजाघर। ये सब जो होता है, ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि समाज की सेवा करने के लिए, विकास करने के लिए बनाया जाता है। तो हमने चार टाइप के स्ट्रक्चर को देखा। एक तो एकाकी व्यापार, प्रोप्राइटरशिप फर्म, फिर दूसरा पार्टनरशिप देखा, फिर कंपनी देखा, फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करने वाले एनपीओ, ठीक है। तो देखो, अब आपको जो सीखना है, इसका फाइनल अकाउंट सीखना है। इसका फाइनल अकाउंट सीखना है। फाइनल अकाउंट में दो चीज आता है, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट और लॉस निकालना, और बैलेंस शीट मतलब फर्म की फिनेंशियल पोजीशन, यानी कंपनी की एसेट कितनी है, संपत्ति कितनी है, पूंजी कितनी है, दायित्व कितनी है, कैपिटल लायबिलिटीज कितनी है। तो दो हर ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। बट ना सबका ना कुछ नाम अलग अलग है। अल्टीमेटली गोल एक ही है, प्रॉफिट और लॉस निकालना और बैलेंस शीट में एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज दिखाना। लेकिन ना सबके स्ट्रक्चर के हिसाब से ना नाम चेंज हो गया। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एकाकी व्यापार, आपके 11वीं में जो अभी पढ़ोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें सीखोगे ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, एक एक करके चर्चा करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का भी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट ही निकाल के देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट ही निकाल के देना। ठीक है, और बैलेंस शीट का ऑब्जेक्ट होता है एसेट कैपिटल लायबिलिटी निकालना। फिर पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एनपीओ, ये सब आप क्लास 12 में सीखोगे, बट मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट तो बनेगा ही जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनते थे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट का बंटवारा भी जरूरी है। अब एक मालिक थे तो प्रॉफिट बांटना, जो भी प्रॉफिट हुआ मेरा हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉफिट आ गया मेरा खुद का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर पार्टनरशिप रहता तो वो प्रॉफिट क्या होता, बांटा जाता, प्रॉफिट का बंटवारा होता। तो उसके लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से सीखेंगे, बाकी सब कुछ वही होगा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वगैरह वगैरह बनेगा। कंपनी में उसका एक कंपनी एक्ट का अपना फॉर्मेट दिया, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमको बनाना होता है। इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, दिमाग पे बिल्कुल लोड नहीं देना है, बस ऊपर ऊपर से सुन लेना है कि हाँ सर ये कहानी बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारा चीज डिटेल में हम लोग बताने वाले। फिर एनपीओ में हम लोग सीखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, बैलेंस शीट होता है। इनकम एक्सपेंडिचर से भी वही सरप्लस डिफिसिट यानी लाभ हानि निकलता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता चलता है हमारे पास कितना कैश बैंक का बैलेंस है। बैलेंस शीट में वही एसेट कितना है, कैपिटल कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, ये पता चलता है। ठीक है, तो ये तो था इंट्रो। अब हम लोग आज का क्लास शुरू करने वाले हैं। तो अब जो क्लास करेंगे वो पूरा पूरी जो बेस्ड होगा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बेस पे होगा, यानी कि हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या मैं बोल रहा हूं उसको, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी हो सकता है और प्रोफेशन भी हो सकता है, इसीलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए भी हो सकता है और प्रोफेशन के लिए भी होता है। तो इसके जो फाइनल अकाउंट होते हैं, इसके जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में हम लोग जो सीखेंगे, इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं दो भाग में। इसको मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। फाइनल अकाउंट जो सीखेंगे इसको दो कैटेगरी में बांटूंगा। एक तो सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, इसको हिंदी में आय विवरण बोलते हैं, आय विवरण। ठीक है, और दूसरा सीखने वाले हैं बैलेंस शीट। दूसरा, एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है फिनेंशियल पोजीशन। उसको क्या बोलते हैं, फिनेंशियल पोजीशन। तो दूसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा। चलो क्लियर है। अब देखो इनकम स्टेटमेंट जो होता है, इनकम स्टेटमेंट को भी प्रोप्राइटरशिप में दो टाइप का, दो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसमें। उस इनकम स्टेटमेंट में भी दो स्टेटमेंट बनाया जाता है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक खाता। तो कौन सा खाता बोलते हैं, व्यापारिक। ट्रेडिंग अकाउंट को बोला जाता है व्यापारिक खाता। ठीक है, और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बोला जाता है लाभ हानि खाता। ठीक है, आपके मन में एक चीज का कंफ्यूजन होगा कि सर दोनों में तो प्रॉफिट ही निकलता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, इसमें जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें जो प्रॉफिट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। हिंदी में बोले तो सकल लाभ, सकल लाभ। और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बोलते हैं, इसमें जो निकलता है वो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस भी निकल सकता है। अगर मान के चलो घाटे में चल रहा है सौदा तो लॉस भी हो सकता है, इसको बोल देंगे सकल हानि। ठीक है, इसमें जो निकलेगा वो निकलेगा या तो नेट प्रॉफिट को बोलते हैं शुद्ध लाभ। नेट प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, शुद्ध लाभ। ठीक है, एक होता है नेट
लॉस, इसको बोलते हैं शुद्ध हानि। इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध हानि। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा मैं जब तक बाइफर्केशन नहीं करूंगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो, हर आप लोग के आसपास में हार्डवेयर की दुकान तो होंगी जहां पे ईट वगैरह मिलता है, ब्रिक्स मिलता है, इसको ईटा बोलते हैं, ब्रिक्स होता है, सीमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सीमेंट हो गया, और लोहा का जो रॉड होता है, ठीक है, ये सब बोलता है, उसको आयरन बोलते हैं, आयरन रॉड, ये सब मिलता है। मान के चलो कोई दुकान है, इसको हार्डवेयर बोलेंगे, हार्डवेयर, हार्डवेयर बिजनेस है। ठीक है, आप लोग के आसपास में जरूर होगा इस तरह का बिजनेस। तो आप उसमें क्या देख रहे होंगे, हार्डवेयर बिजनेस कैसे चलता है। अब देखो, वो ब्रिक्स, आयरन रॉड, सीमेंट जो है ना, वो बाहर से कहीं से मंगाता है, बड़े जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब होता है ना, मैन्युफैक्चर जहां पे बनता है वहां से वो मंगाता है। ठीक है, तो वो ब्रिक्स का परचेज करता है। ब्रिक्स परचेज मतलब खरीदता है, आयरन रॉड हो गया, सीमेंट हो गया। ठीक है, इस सबको पहले क्या करता है, खरीदता है, और खरीदने के बाद यहां पे सेल करता है कस्टमर को। क्या करता है, सेल करता है कस्टमर को। आप देखते होंगे, आपको जो घर बनाना होता है तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से नहीं संपर्क करते हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके आसपास तो है नहीं, आपको एक घर बनाने के लिए देगा, तो उसके जो रिटेलर होते हैं उससे आप संपर्क करते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि खरीद के लाता है और उसको बेचता है। बेसिकली नॉर्मल सा बिजनेस का जो धंधा होता है, जो मान के चलो सीमेंट का बोरा 200 में खरीदा, 200 में खरीदा, आपको वो बेचा 220 रुपया में। सीमेंट का बोरा 200 में खरीदा, आपको कितना में बेचा, 220 रुपया में। तो अब यहां पे बात करते, उसको बोलेंगे प्रॉफिट कितना। डायरेक्ट बोल सकते कि 200 में खरीदा, 220 में बेचा, तो ये जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 20%। प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। ठीक है, अब क्या ये एग्जैक्ट प्रॉफिट है, इसको शुद्ध लाभ बोल सकते हैं क्या? अरे खरीदने में उसको 200 रुपया लगा, आपको बेचा 220 रुपया में, लेकिन वो जो बिजनेस चला रहा है उसके अलावा भी तो खर्चे होंगे ना। परचेज कर लिया और बेच दिया, उसको मान के चलो जिस मकान में वो धंधा कर रहा है, जिस दुकान में धंधा कर रहा है, उसका उसको किराया भी तो चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं है बताओ, किराया भी तो चुकाना पड़ेगा। उसके अलावा उसको बिजली बिल भी तो देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने प्रॉफिट कैसे निकाला, डायरेक्ट क्या किया, सेल में से परचेज घटा दिया, सेल में से परचेज घटा दिया, आपका प्रॉफिट आ गया। अब बोलेंगे कि ये सेल में से प्रॉफिट घटा दिया, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब खर्चा मान के चलो, स्टाफ रखता है तो उसको सैलरी देता होगा, ये सब खर्चा मान के चलो उसको आया 5 रुपया। तो एक्चुअल प्रॉफिट जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं वो कितना हुआ, 15 रुपया। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 15, सॉरी, ये 200 रुपया प्रॉफिट, 20 रुपया था, बस 5 रुपया ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको घटा दिए, तो ये क्या हो गया, 15 रुपया हो गया। क्लियर है? चलो, इसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट। और इसको बोला जाता है, ये जो प्रॉफिट था ये था ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने देखा कि कैसे दो टाइप का प्रॉफिट होता है बिजनेस में। एक तो होता है कि आपका जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस जो एक्चुअल में आपका व्यापार है, कोर बिजनेस का जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना में बनाने में कितना खर्चा है और उसको बेचने में कितना खर्चा है, तो उसको बोलते हैं कोर बिजनेस का प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, कोर बिजनेस का प्रॉफिट। और कोर के बिजनेस में से जो आप व्यापार को चलाने का खर्चा सब घटा देते हैं, तो वो सब जो घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो आपका शुद्ध लाभ कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, शुद्ध लाभ। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालने का काम होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है। ठीक है, और उससे आगे का काम जो होता है वो पीएल अकाउंट का काम होता है। तो इसीलिए हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि मैंने आपको क्या बताया कि दो होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और दूसरा क्या होता है, पीएल अकाउंट। ठीक है, तो बहुत आसान भाषा में हम लोग इसको समझते हैं। पीएल अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में पीएल बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म में उसको बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्या बोला जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देखो,
ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि आपका जो खर्चा है और आपका जो इनकम है। अब देखो इनकम क्या है, सेल है। इनकम क्या है, सेल है। मान के चलो सेल था 1 लाख रुपया, सेल कितना हुआ 1 लाख रुपया। और क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को भी जोड़ा जाता है। ये हम लोग इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को क्यों जोड़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट होगा वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मान के चलो 10,000 था क्लोजिंग स्टॉक, जोड़े कितना हो गया, 1,10,000, 1,10,000। अब उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाता है जैसे परचेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग किए तो वेजेज वगैरह दिए, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। वो क्या करेंगे, घटा देंगे। मान के चलो 60,000 रुपया डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ठीक है। फिर घटाते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को भी क्या करते हैं, लेस करते हैं। अभी बस हल्का फुल्का समझ लो, ओपनिंग स्टॉक को भी हम लोग लेस करते हैं। मान के चलो 10,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक था, वो घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, 1,10,000 में से 70,000 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 40,000। ये जो आएगा ये आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट जब आपका निकल जाता है तो इसमें जो बाहर के बिजनेस के जो खर्चे होते हैं, बिजनेस के जो खर्चे होते हैं उसको क्या किया जाएगा, घटाएगा। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड था तो वो तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, और जो बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं वो जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसको बनाने में या उसको ये करने में जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के चलो 20,000 आपका था। कोई इनडायरेक्ट इनकम है जैसे कि आप रेंट वगैरह किराए पे देते हो, वो सब क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जो आपका मान के चलो इनडायरेक्ट इनकम आपका हो गया 10,000, तो ये तो घटेगा, तो 40 में से 20 घटा तो 20,000, और 10,000 जुटेगा 30,000। ये आपका जो होगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये ओवरव्यू, एक चीज समझो कि आपने सेल को जोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया, ओपनिंग स्टॉक को घटाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा। तो इस तरह से एक, ये तो मैंने ऊपर ऊपर में आपको दिखा दिया कि इस तरह से होता है, लेकिन इसको एक फॉर्मेट का रूप दिया गया है, एक चेहरा दिया गया है कि आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो ये चलो देखो, देखो मैंने जो चेहरा का नाम लिया तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अब देख सकते हो हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर जिसके व्यापार में है उसका नाम रहता है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिस बिजनेस का नाम रहता है, मतलब मान के चलो रोहन, सोहन, मोहन स्टील लिमिटेड, जो भी नाम होता है वो नाम देते हैं। और किस डेट को बना रहे हैं, किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है एक बात कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट बनाता है या बनता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, ये सब जो बनता है एक पर्टिकुलर अवधि के लिए बनता है, पीरियड के लिए। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के अंत में बनेगा, 31 दिसंबर को बनेगा, वो पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का प्रॉफिट निकलेगा। एक दिन का प्रॉफिट नहीं निकलता, एक पर्टिकुलर डेट का प्रॉफिट नहीं निकलता है, वो पूरे अवधि यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का निकलेगा। वहीं बैलेंस शीट जो बनता है वो एक इस तारीख को कितना हमारा संपत्ति है, 31 दिसंबर को कितना संपत्ति है, कितना लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, वो पता चलता है। तो ये समझो कि इसीलिए बैलेंस शीट के नीचे जो एज ऑन डालते हैं, बैलेंस शीट के नीचे क्या डालते हैं, एज ऑन, ठीक है। लेकिन ये जो आपका क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, इसके नीचे क्या डालते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। इसके फॉर्मेट को देखो, तो हमने आपको बताया कि पहले क्या, इनकम साइड, इनकम जो है क्रेडिट साइड में जाता है, क्रेडिट को इनकम बोला जाता है। और डेबिट साइड में जो होता है वो एक्सपेंसेज होता है। डेबिट साइड में क्या होता है, बेसिकली वो एक्सपेंसेज होता है। तो हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है, डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ये आपके बुक में आपको ये मिल जाएगा, फॉर्मेट देख लेना, ठीक है। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम साइड में क्या लिखते हो, सेल्स दिखाते हो। मान के चलो आपका सेल्स है 1 लाख रुपया,
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बेचते हैं और कुछ व्यापारी क्या होता है, उसको माल पसंद नहीं आया, कुछ डैमेज हो गया तो वो वापस कर देता है, उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। हम बेच दिए 1 लाख का और वो वापस कर दिया मान के चलो 10,000 का, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि सेल्स जो है इनकम है और सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपके बुक में ये दिया रह सकता है, सेल्स रिटर्न दिया रहेगा, तुरंत समझ जाओगे, आप घटा दोगे। कभी कभी रिटर्न और डेबिट लिख देता है, डेबिट में लिख देता है। डेबिट का मतलब अगर सेल्स क्रेडिट है तो उसका रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। तो रिटर्न अगर डेबिट है इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न है। और कभी कभी आपको एक वर्डिंग दिया रहेगा, रिटर्न इनवार्ड करके दिया रहेगा। अब इनवार्ड का मतलब समझो, इनवार्ड यानी आ रहा है, वापस आ रहा है, इन हो रहा है फैक्ट्री में, मतलब हम बेचे थे तभी तो हमारा माल वापस आ रहा है। तो यानी बिका हुआ माल अगर वापस होता है तो उसको बोला जाता है रिटर्न इनवार्ड, यानी हमारे फैक्ट्री में वापस आ रहा है। तो ये मान के चलो 10,000 है, तो आपका जो सेल हुआ एक्चुअली में 10,000 तो आपका रिटर्न हो गया, तो सेल जो हुआ आपका वो हुआ 90,000। सेल कितना का हो गया, वो हुआ 90,000। हम 90,000 का बेच दिए और पहले से साल खत्म होने के बाद आपका कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, पहले से क्या था, कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था। तो चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं कि व्यापार का कितना लाभ हो रहा है, सकल लाभ हो रहा है, सकल हानि हो रहा है। तो चूंकि हम क्या करते हैं, हमारा लॉजिक कैसे चलता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम इनकम साइड जोड़ देते हैं और ओपनिंग स्टॉक जो साल के अंत में जो रखा हुआ था उसको क्या किए, हम जोड़ दिए, और जो शुरू में था उसको क्या किए, घटा दिए। उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है कि मैंने शायद आपको एक बार बताया भी था कि ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इसको अभी उतना डिटेल में नहीं समझो क्योंकि उसके लिए मैं अलग से बताने वाला हूं। अभी बस ये समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। अब बाबू तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ किए जा रहे हो, आप बताए नहीं कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो सुन लो मेरे बच्चों, मान के चलो का सीमेंट का फैक्ट्री है, मतलब आपने सीमेंट का ही सेल परचेज का बिजनेस करते हो, एज्यूम करके चलो। तो ओपनिंग का मतलब होता है शुरू का और क्लोजिंग का मतलब होता है अंत में। तो यार मान के चलो अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर के लिए बन रहा है, मान के चलो ये 2021 के लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, तो 2021 का साल का शुरू कौन सा डे होगा बाबू, वो होगा जनवरी, 1 जनवरी 2021 जो होगा वो साल का शुरू का महीना होगा, शुरू का डेट होगा। तो उस डेट को जितना सीमेंट का स्टॉक था, यानी हमारा जो बिजनेस करते हैं उसका जितना स्टॉक था, वो उसका जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। समझे? साल के शुरू में आप जिस चीज का खरीद बिक्री करते हो उसका जितना स्टॉक पड़ा होगा वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो 31 दिसंबर 2021 के लिए, 31 दिसंबर 2021 के लिए, तो आपका साल का शुरू कौन सा महीना होगा, कौन सा तारीख होगा, 1 जनवरी 2021। आई होप आपको समझ में आता होगा क्योंकि 1 जनवरी आप लोग बहुत धूमधाम से मनाते होंगे, आने वाला है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी जो होगा वो अगला साल का, यानी जब 2022 का बनाएंगे तो 1 जनवरी 2022 जो होगा अगले साल का शुरू होगा 1 जनवरी। तो चूंकि 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ये होगा 1 जनवरी 2021। तो ये साल का शुरू का स्टॉक। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत का होता है। साल का अंत कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2021 हो रहा है। तो 31 दिसंबर 2021 को जो स्टॉक पड़ा होगा वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, यानी साल के शुरू में जो स्टॉक पड़ा रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक और साल के अंत में जो स्टॉक पड़ा रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक। बुझे कि बुझे कि नहीं बुझे, नहीं बुझे तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हमको सर समझ में नहीं आया, तो हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझो कि साल के यानी जिस अवधि के लिए, जिस पीरियड के लिए आप
इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो या चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो चाहे पीएल अकाउंट बना रहे हो, तो उसका साल का शुरू यानी उस पीरियड का शुरू होता है जब से वो पीरियड शुरू होता है। तो चूंकि हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2021 के लिए, तो इसका शुरू कब हुआ? 1 जनवरी 2021। इसका अंत कब हो रहा है? जिस दिन आप बना रहे हो यानी 31 दिसंबर 2021। तो 1 जनवरी 2021 को जो स्टॉक पड़ा होगा उसका जो वैल्यू होगा वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो आप समझ गए सेल्स, आप समझ गए क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स क्रेडिट साइड में आपको पता है, जहां भी देख लो अगर कोई भी स्टेटमेंट होता है तो डेबिट साइड 2 से शुरू होता है, क्रेडिट साइड 22 से शुरू होता है। क्लियर है? चलो, तो हमने क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिखा, उसमें से सेल्स रिटर्न घटा दिया। सेल्स रिटर्न का 3 ठो नाम, एक तो रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि फैक्ट्री से जब अंदर आ रहा है आपका गुड्स, तो इसका मतलब हुआ कि आपने बेच दिया था और किसी को पसंद नहीं आया तो वापस भिजवा दिया, तो आपका माल आप ही के पास वापस आ रहा है, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो रिटर्न का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो आपको कभी कभी सेल्स रिटर्न ना बोल के रिटर्न का डेबिट बैलेंस लिखेगा, तो आप मान जाना कि रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये सेल्स में से घटाएंगे। चलो, हमने ये भी समझ लिया कि ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखाते हैं। अब बात करते हैं बाकी सारे आइटम को। ये जितने सारे आइटम है, ठीक है, ये सब सारे खर्चे हैं। आपको पता है खर्चा तो परचेज को मैंने शुरू से ही बता दिया कि ये खर्चा होता है। सेल्स को इनकम मानना और परचेज को खर्चा मानना। तो यहां भी वही लॉजिक होता है। मान के चलो आपने 70,000 की परचेज किया और आपको कुछ माल पसंद नहीं आया। जब कस्टमर को पसंद नहीं आता तो जैसे आपको आप वापस कर दिया, उसी तरह से आपको भी कुछ पसंद नहीं आया तो आप वापस कर दिए। तो चूंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए आपको रिटर्न क्रेडिट के नाम से दिया रहेगा, या परचेज रिटर्न के नाम से दिया रहेगा, या आप वापस कर रहे हैं यानी फैक्ट्री से बाहर हो रहा है, आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो आउट मतलब होता है बाहर जा रहा है, यानी कि जब आपका खरीदा हुआ माल बाहर जा रहा है, इसका मतलब आप उसको परचेज रिटर्न कर रहे हो। मान के चलो 5,000 का परचेज रिटर्न किए, तो आप कितना का परचेज दिखाओगे? 65,000 का दिखाओगे। तो याद रखना, हमेशा सेल में से जो नेट सेल होता है उसको दिखाते हैं, यानी सेल्स रिटर्न को घटा लेते हैं। उसी तरह से परचेज में भी नेट परचेज को दिखाते हैं, जो भी परचेज रिटर्न आता है उसको हम घटा लेते हैं। ठीक है। अब ये जो बाकी सारे खर्चे हैं ना बाबू, ये यहां से जो शुरू हुआ है, यहां से लेके यहां तक का जो खर्चा है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ आपका खरीद बिक्री यानी व्यापार को जो वस्तु जो बना रहे हैं ना, मेन मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे खर्चे होते हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जितने खर्चे होते हैं क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो चलो हम लोग एक एक को समझेंगे, एक एक को क्या करेंगे? समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैरेज की। ये 3 कैरेज एक ही नाम है, लेकिन तीनों का अलग अलग मतलब एक ही चीज है, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम से दिया जाता है। कैरेज, कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज। तीनों कैरेज ऑन परचेज ही है। होता क्या देखो, अगर आपको सीधा कैरेज बोला या कैरेज इनवार्ड बोला, इनवार्ड का मतलब हुआ कि कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, यानी कोई भाड़ा फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, तो सामान खरीद के जब ला रहे हैं तभी तो वो अंदर आ रहा है, यानी इनवार्ड लिखा रहेगा। इसका मतलब हुआ परचेज करके आ रहे थे हम, अपने जहां से खरीदे वहां से लेके यहां तक अपना फैक्ट्री तक लाने में जो खर्चा हुआ उसको कैरेज इनवार्ड बोलते हैं। इसी को कैरेज ऑन परचेज भी बोला जाता है। अब कुछ नहीं बोला तो कैरेज को हमेशा कैरेज ऑन परचेज मानेंगे, यानी कैरेज दे दिया तो आप कंफ्यूज करोगे कि परचेज का है या सेल का, तो कैरेज दिया तो हमेशा कैरेज ऑन परचेज मानना है। तो यानी तीनों ये भाड़ा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाड़ा। खरीद कर जब ला रहे हैं तो खरीद कर लाए जहां से, वहां से फैक्ट्री तक लाना, मतलब आप जिससे भी खरीदे, वेंडर से खरीदे, वेंडर से फैक्ट्री तक जो ला रहे हैं उसका भाड़ा, वेंडर से आप अपने फैक्ट्री तक ला रहे हैं उसका भाड़ा, इसको बोला जाता है कैरेज ऑन परचेज। उसको क्या बोला जाता है? कैरेज ऑन परचेज। क्लियर है बाबू? चलो इसको थोड़ा सा मिटा दो जिससे आपको क्लियर। ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये चीज समझ लेना। ठीक है। चलो बात करते हैं अगला आइटम की। अगला है रेलवे फ्रेट। अरे भाई साहब, रेलवे से अगर खरीदोगे, मतलब मान के चलो किसी दूसरे, सॉरी रेलवे से खरीदोगे नहीं, मेरे शब्द को मैं वापस ले रहा हूँ। ठीक है। अगर आप मान के चलो दूसरे स्टेट से आप अपना प्रोडक्ट मंगा रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग का जो है वो स्लीपर्स वगैरह, स्लीपर एंड शूज का बिजनेस है, तो हमको लगा कि यार दिल्ली में सस्ता है तो वहां से खरीद के लाते हैं और बेचेंगे तो हमको ना अच्छा सस्ते दाम पे हमको मिल जाएगा। तो दिल्ली से लाओगे तो कैसे लाओगे? माथे पे ढोके तो नहीं लाओगे,
उसके लिए तो तुमको ये चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो आप रेलवे से लाए, तो रेलवे में भी तो भाड़ा लगेगा, सारा वो भी खर्चा होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कि आप परचेज से रिलेटेड होता है। तो रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, यानी सामान जब खरीद के लाए तो उसमें जो रेल फ्रेट का मतलब होता है रेल का भाड़ा, उसको क्या बोला जाता है, रेल का भाड़ा जो दे रहे हैं आप अपने सामान को लाने के लिए, जिससे कि आप बेचेंगे, कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं जिसको कि आप गुड्स बना के आप बेचेंगे, तो बनाने का जितना भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रहता है, उसको रेलवे फ्रेट ऑन परचेज बोलेंगे यहाँ। अब रेलवे पे लाओगे तो इतना सामान तो लाओगे तो अपने सर पे तो नहीं ढोगे, आप कुली रखोगे, कुली से, कुली और एंड कार्टेज, कुली एंड कार्टेज का मतलब आपको पता है, जो सामान अमान आपका जो स्टेशन, मान के चलो आप क्या किए, मान के चलो हमने दिल्ली में किसी जगह से आप अपने सारे स्लीपर और शूज को खरीदा, वहां से तो ऑटो कर लिया, ऑटो वाला रेलवे स्टेशन तक आके छोड़ दिया, ऑटो वाला रेलवे स्टेशन तक आके छोड़ दिया, तो उसको भाड़ा दे दिए, उसको भाड़ा को कैरेज बोलेंगे, भाड़ा को क्या बोले, कैरेज, ठीक है। उसी को कैरेज इनवार्ड भी बोलेंगे, कैरेज ऑन परचेज, यानी खरीद के अगर कोई भी माल ला रहे हैं उसमें जो भी भाड़ा दे रहे हो वो सारा कैरेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेशन तक लाए, अब वहां से कैसे ले जाएंगे, बहुत सारा सामान है तो उसके लिए हमको कूली करना पड़ा, तो उसको जो भाड़ा दिए कूली अनकाटे, स्टेशन पे भाड़ा जो दे रहे हैं, स्टेशन पर, स्टेशन पे आपके आपके जो बोगी होगा उस वहां तक आपको सामान पहुंचा दिया, उसको कूली अनकाटे दे दिया। अब अगला होता है ऑक्ट्री और कस्टम ड्यूटी। अब भाई आपका बड़ा बिजनेस है, आप सोच रहे हो कि हम विदेश से माल लाएं और उसको हम अपने यहाँ उसको सेल करें, तो विदेश से जब माल लाते हो तो सेंटर पे जो बॉर्डर होता है वहां पे आपको ड्यूटी पे करना पड़ता है, चार्जेस पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑक्ट्री और कस्टम ड्यूटी, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्ट्री और कस्टम ड्यूटी, ठीक है। उसी तरह से है डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस क्या होता है कि अगर आप मान के चलो समुद्र के रास्ते से लाते हो माल, तो वहां पे आपको डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ये सब होता है। अभी तक जितना यहाँ तक जितना बात की, फिर क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है, देखो डॉक चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस होता है जब हवाई सॉरी मतलब वाटर से जो लाते हो, समुद्र के रास्ते से जब लाते हो तो आपको वहां पे क्लियरिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, वहां पे डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं। डॉक चार्जेस क्या होता है पता है, जिस आप पोर्ट से लाए, मतलब पोर्ट मतलब समझो, गांव घर में भी देखते होंगे कि जैसे नदी का जो रास्ता होता है, तो एक हर नदी जो होता है कहीं कहीं पे एक रास्ता बना रहता है कि उस रास्ते से हमारा जो नाव है वो चलेगा। उसी तरह से समुद्र से जब जहाज आता है तो जहाज कहाँ पे रुकेगा, उसको पोर्ट बोला जाता है, ठीक है। और पोर्ट, उस पोर्ट पे जब जाता है जहाज, ठीक है, तो वहां पे डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं, डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं, इसका मतलब होगा कि वहां पे उस पोर्ट के रख रखाव के लिए आपको फ्री में तो नहीं आपका माल आ जाएगा, तो उसके लिए डॉक चार्जेस देने पड़ेगा। अब ये क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है, क्लियरिंग चार्जेस होता है वहां पे गवर्नमेंट का स्टाफ होता है, वो देखता है कि आप स्मगल वगैरह करके तो नहीं आ रहे हो, मतलब ऐसा कोई माल तो नहीं ला रहे हो जो कि हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बम बारूद तो नहीं ला रहे हो, तो उस तरह के लिए चेक करता है, तो चेक करता है तो उसमें समय लगता है, उसमें स्टाफ लगता है, तो उसको क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप मान के चलो विदेश से हवाई के रास्ते लाते हो तो वहां पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, ठीक है, वहां पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। तो आपने यहां से लेके यहां तक जो चार आइटम देखा, ऑक्ट्री, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब है विदेश से जब माल लाते हैं, विदेश से जब माल लाते हैं तो आपको ऑक्ट्री, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब आपको देना पड़ता है। तो अगर आप गौर से देखो तो अभी तक यहां से लेके यहां तक जो बताए हैं ये सब परचेज करने के खर्चे हैं, परचेज कटेंगे, यानी आप परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे हो और उसके खर्चे भी आप यहाँ पे दिखा रहे हो, परचेज के खर्चे हैं, ये किसके खर्चे हैं, परचेज के, सामान जो आप खरीद रहे हो, अब उसको आप फैक्ट्री तक लाने के जितने खर्चे हैं, सामान जो खरीद रहे हो उसको फैक्ट्री तक लाने के जो खर्चे हैं वो सारा है, कैरेज, आप सामान का भाड़ा दिया, आप कहीं से भी भाड़ा मान के चलो कहीं से भी सामान ला रहे हो तो उसके बदले में भाड़ा दे रहे हैं, वही कैरेज इनवार्ड हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया। रेलवे से ला रहे हैं तो रेलवे का फ्रेट दे रहे हैं, रेलवे का भाड़ा दे रहे हैं, कुली चार्जेस दे रहे हैं, काटे चार्जेस दे रहे हैं। अब विदेश से माल ला रहे हैं तो ऑक्ट्री, कस्टम ड्यूटी भर रहे हैं, डॉक चार्जेस, अब पोर्ट पे आप अपना जो भाड़ा दिए वो डॉक चार्जेस हो गया, क्लियरिंग चार्जेस जो स्टाफ को दिए वो हुआ। और जब विदेश से माल लाया जाता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, उस पर कौन सा ड्यूटी लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी।
तो ये तो क्लियर है बाबू। तो यहाँ तक के जो खर्चे हैं, इसको अगर तुम अपने बुक में लिखना चाहे तो मैं यहाँ पे मैं लिखा देना चाहता हूँ तुम लोगों को। ये तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने सारे खर्चे जाते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है, जितने सारे खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इंपोर्ट ड्यूटी तक, ये जो खर्चे हैं, इसके खर्चे को नाम दिया गया है परचेज करके, गुड्स परचेज करके, इसको बोलेंगे परचेज करके अपने फैक्ट्री तक लाने के खर्चे। गुड्स परचेज करके यानी गुड्स यानी कि गुड्स, या आप रॉ मटेरियल बोलो, रॉ मटेरियल परचेज करके अपने फैक्ट्री तक, अपना जो फैक्ट्री है जहां से हम गुड्स को बनाएंगे और प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम कस्टमर को बेचेंगे, तो फैक्ट्री तक लाने के जो खर्चे हैं ये सारे दिए हुए, लाने के खर्चे। क्लियर है? कैरेज भाड़ा दिए, रेलवे। अब जो फैक्ट्री तक लाने का जो तरीका है तीन है। एक तो अपने ही जिस सिटी में काम करते हैं उसी सिटी से खरीद लिए, तो भाई सामान खरीदे, ऑटो या ट्रैक्टर पे लदवाए और लेके आ गए, उसको भाड़ा दिए, उसको बोलते हैं कैरेज ऑन परचेज, यानी खरीद के ला रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं। इसी का दूसरा नाम है कैरेज इनवार्ड, और कुछ नहीं बोले तो कैरेज मान लेना, कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई साहब हम किसी दूसरे स्टेट से सामान लाएं, क्योंकि हमको दूसरा स्टेट में सस्ता मिल रहा है। दिल्ली में बाप रे बाप जीन्स बहुत सस्ता मिलता है, शूज स्लीपर ये सब बहुत सस्ता मिलता है, तो हम सोच रहे हैं कि ना सस्ता में लाएंगे तब ना सस्ता में बेचेंगे, तब ना लोग ज्यादा आएगा, हमारा फायदा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, तो वहां पे अपना सर पे तो नहीं लाएंगे, वहां पे तो हम रेलवे स्टेशन के पास जाएंगे, वहां से सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जहां से हम खरीदे, जिस गोडाउन से खरीदे वहां से रेलवे स्टेशन तक लाए, तो वहां तक जो भाड़ा दिए उसको कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवार्ड कैरेज बोलेंगे। ऑटो वाला को दे दिए। अब हमको गए तो रेलवे में गए तो अपना जो है ये बोले कि हमको ये सामान ले जाना है, तो उसका बुकिंग कराना पड़ता है, तो बुकिंग कराना पड़ता है, तो उसका जो भाड़ा लगेगा उसको बोलेंगे, उसका जो भाड़ा लगेगा उसको बोला जाता है रेलवे फ्रेट, रेलवे का भाड़ा ऑन परचेज। तो खरीद के लाए, उसका भाड़ा दिए। अब स्टेशन पर रखा हुआ माल था, तो कुली आया, साहब ले जाना है क्या आपको? तो हम बोले भाई अपने सर पे तो ला नहीं सकते, तो वहां से कुली को बोले कि भाई अब मेरा सामान जो है वो वहां पहुंचा दो, तो वो स्टेशन तक पहुंचा दिया, तो उसका जो भाड़ा दिए वो कुली एंड कार्टेज का। ठीक है। अब ये तो था दूसरे राज्य से। अब हमको लग रहा है कि ना हमको ना श्रीलंका से माल मंगाना है, नेपाल से माल मंगाना है, ठीक है, तो ये हो गया इंडिया से बाहर। तो उसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी, आपको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, आपको ऑक्ट्री भरना पड़ेगा। अब चूंकि आप समुद्र के रास्ते से ला रहे हो तो आपको डॉक चार्जेस देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, आपके लिए फ्री में नहीं बनाया है कि जहाज को रखने का, उसको बोला जाता है, उसको पोर्ट बोला जाता है, जहां पे सारा जहाज एक जगह लैंड होता है। जैसे कि एयरपोर्ट देखते होंगे ना, जब जैसे कि हवाई जहाज जो उड़ता है तो एक जगह लैंड होता है, जैसे कि आप दरभंगा में एयरपोर्ट बना है तो सारा जहाज वहीं पे रुकेगा। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, दोनार में कहीं रुक गया, कहीं लहरियासराय में, कहीं चुनाभट्टी में, जहां पे मन हुआ वहां पे उतार देंगे। अब बस तो है नहीं, ऑटो तो है नहीं कि जहां मन हुआ वहां रोक दिए, उसके लिए एक जगह होता है। उसी तरह से जो समुद्र का जो जहाज होता है उसका भी एक जगह होता है, उसको पोर्ट बोला जाता है। तो वहां पे जो भाड़ा लगता है उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। और वहां पे अब देखो, इंडिया में ला रहे हो तो इंडिया में ला रहा है तो उतना चेक चाक नहीं होगा, लेकिन विदेश से ला रहा है तो चेक होगा ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं स्मगल करके आ रहा है, कहीं तो ऐसा नहीं कि सोना सब छुपा के ला रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कोई बम बारूद ला रहा है। तो उसके लिए क्लियरिंग कराना पड़ता है। क्लियरिंग मतलब चेक किया जाता है, वहां का स्टाफ चेक करता है कि कोई गलत सामान तो नहीं है। तो जो चेक करता है फ्री में चेक नहीं करेगा, बदले में क्लियरिंग चार्ज लेगा। तो ये सब जो देख रहे हो, या तो इंडिया या इंडिया से बाहर जब आप माल मंगाते हो तो परचेज करने के दौरान आपको खर्चे लगते हैं। जो गुड्स खरीदते हो तो उसको परचेज बोला, वहां से लाने का जो खर्चा हुआ फैक्ट्री तक, इस सारे खर्चे को यहाँ पे लिया है। देखो मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैंने अपने पूरा दम लगा दिया आपको समझाने का। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा ये सारी चीज। लेकिन ये सब वर्डिंग जो होता है, आप इसका वर्ड, एक एक वर्ड मीनिंग आप हिंदी में जरूर नोट कर लेना,
सबके पास अगर मान के चलो मोबाइल होगा ही कैरेज का, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कैरेज का मतलब होता है भाड़ा। कैरेज इनवर्ड का मतलब भी वही भाड़ा ही हुआ आने का। कैरेज ऑन परचेज मतलब खरीदते टाइम का भाड़ा। रेलवे फ्रेट मतलब भी भाड़ा ही होता है, ठीक है। तो कुली अनकाटे चार्जेज ऑफ ये सब इंग्लिश में ही ज्यादातर दिया रहेगा, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, देखो इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेजेस की। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। आपका जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल का बनाएगा कौन? वेजेस मजदूर बनाएगा, ठीक है। देखो एक एक होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है ना जी, इंजीनियर ये सब हो गया, ये सब ना उसको वेजेज बोला जाता है। वो फैक्ट्री में जो काम करता है उसको मजदूरी बोला जाता है। और अगर वेजेज कभी कभी वेजेज एंड सैलरी साथ में दिया रहेगा, तो वेजेज एंड सैलरी रहेगा तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना है, और सैलरी एंड वेजेज रहेगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, पीएल अकाउंट में ले जाएंगे। तो वेजेज हो गया, प्रोडक्टिव वेजेज हो गया, वेजेज एंड सैलरी हो गया, ये सब जो होते हैं ना इसको बोला जाता है कि जो आपका जो लेबर वगैरह जो काम करता है, मजदूर वगैरह जो काम करता है, उसके उसकी खर्चे, मजदूर जो काम करता है लेबर के खर्चे, यानी आप जो उसको पैसा देते हो वो होता है। फिर बात करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो देखो फैक्ट्री में तो बहुत सारा खर्चा होता है, फैक्ट्री में छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है उसको फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलेंगे। जैसे कि मशीन का रख रखाव का खर्चा, मशीन सब बड़ा 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 प्लांट वगैरह इंस्टॉल रहता है, उसके जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है। फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री का रेट्स, फैक्ट्री का मतलब समझो ना कि गुड्स को बनाने से लेकर प्रोसेस तक करने का जो आपका मेन बिजनेस है उसमें जितने सारे खर्चे होते हैं ना उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। फिर फैक्ट्री का लाइट, हीटिंग, ये सब फैक्ट्री को रिपेयर को मशीन का रिपेयर कराना हो गया। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, और फैक्ट्री तो गैस पे चलेगा, फ्यूल पे, पावर पे, ऑयल वाटर इस सब पे चलेगा। मोटिव पावर, स्टोर कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये सब सारे खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला गया है। जो फैक्ट्री से रिलेटेड जब भी कोई भी खर्चा जिसमें फैक्ट्री लगा रहे उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुमको मान लेना है, ठीक है। चलो, तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। अब आप ये एक बार देख लो कि आपने सेल्स क्रेडिट में दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखाया, फिर डेबिट में दिखाया ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सारे खर्चे। तो ये सब दिखाने के बाद अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो ये जो आपका जो क्रेडिट साइड जैसे लेजर क्लोज करते थे ना, तो जिस साइड ज्यादा होगा दोनों साइड लिख दिया, आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो यानी इनकम साइड ज्यादा हो गया। क्रेडिट ज्यादा हुआ यानी इनकम साइड ज्यादा हुआ, इनकम साइड ज्यादा हुआ तो ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। और ये प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। इसको डेबिट साइड ज्यादा हो गया यानी खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है तो इसको लॉस बोलेंगे, और ये भी पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज थोड़ा सा मेरे को काम है तो इसीलिए आज हम आपको यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, और इसी तरह से अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते रहना, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही जल्दी मैं दरभंगा में भी क्लास शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।